आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर और हाजिर हूं न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर। 18 जनवरी है आज और इस पॉडकास्ट में हम बताते हैं दिन भर की खबरें और बात करते हैं उन अहम समाचारों की भी जिन्हें थोड़ा सा विस्तार दिया जाना जरूरी है। तो बताता हूं कि किन खबरों पर बात करने वाले हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की दिल्ली में एंट्री को लेकर क्या कहा, ये बताएंगे। फिर 10 महीने बाद खुले दिल्ली के स्कूलों का हालचाल लेंगे। इसके बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री को समझेंगे। फिर पाकिस्तान में उठी एक अलगाववादी आवाज को सुना जाएगा और आखिर में बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इंटरनेट का कितना और कहां इस्तेमाल किया। मगर पहले सुनते हैं खुशबू से हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस फैसला करेगी। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट ने ड्रग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान से पहले एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा गठबंधन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। भ्रष्टाचार के मामले में साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट जे.वाई. ली को 2.5 साल की सजा हुई है। उन पर कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को रिश्वत देने का आरोप है। फ्रांस के तेल और ऊर्जा कारोबार में लगे समूह टोटल ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस खरीद के जरिए टोटल ग्रुप भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहता है। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की उम्दा गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम आज दूसरी पारी में 294 रनों पर सिमट गई। भारत को 328 रनों का लक्ष्य मिला है। कल यानी मंगलवार को भारत को ये टेस्ट जीतने के लिए 324 रन की दरकार होगी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कहा कि इन्हें रोका जाए। सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि राजधानी में कौन आए ना आए, कितनी संख्या में आए, इसका फैसला पुलिस करे, क्योंकि बात लॉ एंड ऑर्डर की है। आदेश तो आज कोई नहीं आया। अगली हियरिंग बुधवार को है। ऐसे में किसान अब अपनी रैली को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पर मैंने बात की दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसान संगठनों की बातचीत पुलिस से नहीं हुई है और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन दिया है कि इस पूरे मामले को पुलिस अपने तौर पर निर्धारित करे कि किसे दिल्ली आने का के लिए कहा जाए, किसे दिल्ली आने की अनुमति दी जाए, तो अब जाकर के किसान जो नेता हैं उनका कहना है कि हमने पहले से एक प्लानिंग कर रखी है जिसके हिसाब से वो आउटर रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि सीधे सीधे कोई टकराव मोल नहीं लेना चाहते किसान नेता, और वो चाहते हैं कि जो भी गणतंत्र दिवस की परेड है उससे किसी भी तरीके का क्लैश ना हो, उससे टकराव ना हो। इसीलिए उन्होंने अपनी जो रैली है उसका रूट उन्होंने आउटर रिंग रोड पे रखा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पुलिस के नुमाइंदों से उनकी बात होती है तो वो अपनी जो भी प्लानिंग है वो उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे उनको इस समय जिस तरीके से अगर कोई प्रस्ताव मिलता है तो उसी के हिसाब से वो अपनी ट्रैक्टर रैली को प्लान करेंगे। तो उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी मीटिंग होगी पुलिस के साथ, ये ऐसी उम्मीद कर रहे हैं किसान नेता। और अगर उनकी मीटिंग होती है तो उसी के हिसाब से
ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिस हिसाब से पुलिस उन्हें रूट के बारे में गाइड करेगी। कुणाल, पुलिस का किसान आंदोलन को लेकर रुख क्या है ये तो पता चल गया है, तो क्या पुलिस वालों का और किसानों का फिर से आमना सामना होगा? देखिए, ये बात तो सही है कि पुलिस ने साफ तौर पर मना किया हुआ है कि दिल्ली में हम किसी भी तरीके की एंट्री नहीं देंगे, और खास तौर पे जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का माहौल होगा, ऐसे में काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को अंदर आने की अनुमति देना, कई तरीके के जो कानून व्यवस्था से जुड़े मसले हैं उन पर सवाल खड़ा हो सकता है, उन पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो फिर टकराव होना लाजमी सा दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी तक चूंकि ना तो प्रस्ताव कोई गया है किसान संगठनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास, और ना ही पुलिस ने उन्हें मना किया है, तो ऐसी स्थिति में तो अगले आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि लगभग एक हफ्ते के बाद गणतंत्र दिवस है और उसी समय ये अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो अगले 2-3 दिनों में मुमकिन है कि एक तरीके से आधिकारिक प्रस्ताव किसान संगठनों की तरफ से जाएगा, और उसे अगर मना किया जाता है पुलिस की तरफ से, तो निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी कर रखी होगी, उनके पास प्लान बी भी कोई होगा, उसके अनुसार वो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखेंगे, जो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से मालूम पड़ती है। पिछले साल कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, अब धीरे धीरे हर चीज खुल रही है, वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन स्कूल अब तक बंद थे, अब वो भी खुलने लगे हैं। दिल्ली में करीब 10 महीने बाद स्कूल खुले तो खबर बनी। दिल्ली में हमारे रिपोर्टर हैं पंकज जैन, वो भी पहुंचे और बच्चों से बातें की। आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? सौम्या, मुझे ये बताइए कि किस तरह से कोरोना काल में आपको लगा कि ऑनलाइन क्लासेस बेहतर रहती, या फिर आप याद करती थी कि इस तरह की क्लासेस लगनी चाहिए जो अब शुरू हो गई है दोबारा? ऑनलाइन क्लासेस, एक तो नेटवर्क इश्यूज बहुत आते थे, जिस वजह से कई बार हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते थे। ऑफलाइन में कम से कम एक चीज़ का फायदा रहता था, आप डेली आओ, एक दिन नहीं भी आओ तो अगले दिन आप टीचर से प्रॉपर अलग से पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमें कॉल करना पड़ता था टीचर्स को, कभी टीचर फ्री नहीं होती थी। और ऑफलाइन में हम होमवर्क करते थे, ऑनलाइन में इस चीज़ का भी थोड़ा था, हम डेली काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गया था और ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते थे। हाँ जी, मोबाइल में बहुत एक्टिव रहते थे लेकिन वैसे बहुत लेजी हो गए थे। अभी जब कोरोना का वक्त है, दिल्ली में हालात अभी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्कूल आने से पहले कोई डर था आपको कोरोना को लेकर? स्कूल नहीं, हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि स्कूल की टीचर्स हमारी स्टार्टिंग से ही बहुत सेफ्टी से हमें पढ़ाती आई हैं। बीच में हम प्रोजेक्ट्स भी देने आते थे, तो उसमें भी हमने काफ़ी सेफ्टी देखी स्कूल की तरफ से, तो ऐसा कोई डर नहीं। ऑनलाइन क्लासेस आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी, या फिर लगता है कि ये क्लासेस जो अब शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई अच्छे से हो सके? सर, एक्चुअली क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हमें नहीं लगी। अच्छी तो मतलब बच्चे क्योंकि हमारे सामने नहीं होते, अब फेस टू फेस हम बच्चों से बात करते हैं, इमोशंस हमारे इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पूरा 1 साल लगभग बीत गया है, हम इन्हें मिल भी नहीं पाए हैं, और हमें इनके साथ में ही रहकर अच्छा लगता है। बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह से हमारे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे, हम इन बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। अब टिकट तो था नहीं तो कोई विधानसभा पहुंचता कैसे, लेकिन अब पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाने की तैयारी कर ली है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। 28 जनवरी को चुनाव होना है और जीत भी उनकी तय मानी जा रही है। तो अब शाहनवाज को एमएलसी बनाने के पीछे क्या कहानी है, इस पर बात की हमने पटना में आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह से। जी देखिए, इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगातार लगते रहते हैं कि बीजेपी जो है एक एंटी मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों को ज़्यादा जो तवज्जो है पार्टी में नहीं दी जाती है। कई चुनाव हम लोगों ने देखा है जहां बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट भी नहीं दिया है, लेकिन शाहनवाज हुसैन एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम बीजेपी के साथ पिछले कई सालों से है। वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और 2014 तक वो सांसद भी थे। 2014 के बाद उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली थी, वो सांसद भी नहीं थे और 6 साल से कह सकते हैं एक तरीके से वनवास चल रहा था शाहनवाज हुसैन का। महज वो
राष्ट्रीय प्रवक्ता थे बीजेपी के, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रयोग के रूप में मैं इसको कहूँगा कि ये प्रयोग किया है बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में उतार के। और इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो अभी बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये प्रयोग जरूर है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है बिहार में तकरीबन 15-16% वोट बैंक है, वो परंपरागत तौर पर आरजेडी का वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक रहा है पिछले 3 दशकों से, जब से लालू यादव की राजनीति बिहार में चमकनी शुरू हुई है। तो ऐसे में अब देख लीजिए कि बीते विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहीं न कहीं सेंध लगाया सीमांचल के क्षेत्र में, जिससे कि लालू यादव की पार्टी को यानी कि आरजेडी को जो है वो नुकसान पहुंचा, वहां डैमेज किया ओवैसी की पार्टी ने, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बचा वहां पे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो आरजेडी के एक बड़े कद्दावर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी चुनाव हार गए। तो ऐसे में बीजेपी एक प्रयोग करना चाह रही है, उसको लगता है कि क्या ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं बिहार में जहां मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अब केवल लालू यादव या आरजेडी के वोट बैंक महज बनकर न रह जाए, और बहुत सारे पार्टीज में भी जो है उनको मौका मिल सकता है, यानी कि मुसलमान वोट जो है वो बच सकता है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है। और इसी प्रयोग के तहत जो है शहनवाज हुसैन को मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में उतारा गया है। रोहित, शाहनवाज हुसैन वैसे तो बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा है, लेकिन अब बिहार जा रहे हैं, वहां कैबिनेट विस्तार भी होना है। जी देखिए, कैबिनेट विस्तार जो है वो अब किसी भी दिन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि कैबिनेट विस्तार नीतीश कुमार कर सकते हैं। कल ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जो जानकारी मिल रही है कि किनको किनको मंत्री बनाना है, इसकी सूची भी जो है वो नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। और इस तरीके के कयास भी आज लगाए जा रहे थे कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने खुद भी ये साफ कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार कल नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में बिहार में कैबिनेट विस्तार जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो है नीतीश कुमार को हरी झंडी मिल चुकी है। और दिलचस्प बात ये है कि शहनवाज हुसैन की एंट्री के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखिए शहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं बीजेपी के, और जब वो बिहार की राजनीति में जो आए हैं पूरे तरीके से, तो जाहिर सी बात है इसी समय मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नीतीश कुमार करेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार, तो शहनवाज हुसैन को उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कौन सा पद मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म हम कह सकते हैं बिल्कुल कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल जरूर किया जाएगा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शहनवाज हुसैन का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश अलग हुआ और फिर बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ। अब खबर है कि सिंध प्रांत में भी अलगाववाद की चिंगारियां फूटी हैं। सिंध वही प्रांत है जहां से भुट्टो परिवार ताल्लुक रखता है और उसका सियासी दबदबा है। सिंध में अलग मुल्क बनाने के लिए कौन आवाज उठा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र। लेकिन नितिन, पाकिस्तान से जो ऐसी विरोध की तस्वीरें हैं वो अब तक बलूचिस्तान से देखने को मिलती थी, या कभी कभार पीओके से भी ऐसी तस्वीरें आती थी, लेकिन अब जो ये तस्वीर मिली है ये सिंध से आई हैं। रविवार को ये हुआ, वहाँ सड़कों पर लोग उतरे और जहाँ ये प्रदर्शन हुआ वो जसमोरो नाम का ज़िला है, वहाँ एक कस्बा है सान।
वहाँ ये प्रदर्शन हुए और इन लोगों की मांग थी कि एक अलग सिंधु देश बनाया जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर थे, जुबान पे नारे थे, हाथों में पोस्टर थे और इन्होंने मार्च किया। और इन पोस्टर्स में ये बात थी कि कई विदेशी नेताओं के फ़ोटो नज़र आ रहे थे और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक फ़ोटो था। ये लोग इन सभी नेताओं से अपील कर रहे थे कि उनकी मदद करें एक अलग मुल्क बनाने में, पाकिस्तान से अलग होने में। और नारे क्या लग रहे थे इस प्रोटेस्ट में, आपको आवाज़ें सुनवाता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो ये प्रोटेस्ट था। और नितिन देखिए कि सवाल ये है कि सिंध के लोग अलग देश क्यों चाहते हैं। असल बात यह है कि इन लोगों का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर आरोप है कि वो सिंध के संसाधनों का फ़ायदा तो लेते हैं, लेकिन सिंध के लोगों को कभी इससे फ़ायदा नहीं हुआ। सिंध लगातार पिछड़ता गया और सरकारों ने इसकी फ़िक्र नहीं की। इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप भी हैं सरकार पर। एक और चीज़ है कि सिंध के लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा मानते हैं और कुछ लोग, मतलब जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं, और उनका ये कहना है कि सिंध जो है वो वैदिक सभ्यता का घर है, लेकिन अंग्रेज़ों ने पहले इस पर कब्ज़ा किया और बाद में इसे पाकिस्तान को सौंप दिया। तो वो अब चाहते हैं कि उनके इस घर को पाकिस्तान से मुक्ति मिले। ये तो ठीक है कुलदीप, लेकिन हमने कभी सिंध से अलगाववाद की आवाज़ें इस तरह सुनी नहीं थी। तो क्या ये डिमांड नई है या पुरानी है? डिमांड तो पुरानी है, नई नहीं है नितिन, लेकिन ये कहा जा सकता है कि खबरें तेज़ी से फैलती हैं तो सिंध का प्रदर्शन भी अब हर जगह तक पहुंच गया और इस पर चर्चा चल रही है। इसका बैकग्राउंड ये है कि रविवार को जो ये प्रदर्शन हुआ वो सिंध के एक नेता हुए हैं गुलाम मुर्तज़ा सैयद, उनकी 117वीं जयंती पर यह हुआ। अब ये कौन थे? ये पहले तो पैन इस्लामिस्ट थे, हैं, बाद में वो इंडियन नेशनलिस्ट हुए, फिर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हुए और आखिर में वो सिंधी नेशनलिस्ट हुए। तो ये उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदली वैसे वैसे विचार और उसका दायरा जो है वो सिमटता गया। 1904 में वो पैदा हुए थे और खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। 15 साल के थे, लेकिन तभी उन्हें लोगों ने नेता मान लिया था और ज़ोरदार भाषण देते थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई हाइट कम थी, तो वो जब जाते थे जलसों में बोलने के लिए तो कुर्सी पर खड़े होकर के भाषण देते थे। फिर उसके बाद जो उन्होंने आगे दल बनाया उसका नाम था सिंध अवामी महाज। ये नेशनल अवामी पार्टी में मिल गया बाद में, और इस पार्टी की सोच सिंधी राष्ट्रवाद, कम्युनिज्म और सूफिज़्म में लिपटी हुई थी। तीनों का एक मेल जोल था इसमें। और आप ये कह सकते हैं कि सिंधु देश की मांग को उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेस उपलब्ध कराया। और कमाल की बात इसमें यह है कि जिस पाकिस्तान को बनवाने में जीएम सैयद जुटे, उसी की आज़ादी के बाद सन 1948 में वो पहले पॉलिटिकल प्रिजनर भी बने और ज़िंदगी के 30 साल वो या तो जेल में रहे या घर में कैद रहे। और आखिर में जब उनकी मौत हुई कराची में 1995 में, तब भी वो नज़रबंद ही थे और सूफ़ी इस्लाम की तरफ झुकाव था उनका। तो अगर नेता के ज़रिए आप आंदोलन के विचार को समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब तो खैर कई इलाके की कई पार्टियां सिंधी नेशनलिज्म के नाम पर सक्रिय हैं और पाकिस्तानी सरकारों के लिए, प्रदेश और केंद्र दोनों ही सरकारों के लिए वहाँ सिरदर्द वो बन रहा है ये मूवमेंट। इसमें परेशानी ये भी है कि सिंध कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है ना। पाकिस्तान के 5 प्रांतों में तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है एरिया के हिसाब से, और पंजाब के बाद दूसरे नंबर का प्रांत है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, और इकोनॉमिकली भी वो दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान में। और कराची जो है वो सिंध की राजधानी है, जिसे आप बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे भारत के लिए मुंबई, और इसकी सरहद बलूचिस्तान से लगती है और भारत में इसकी सरहद मिलती है गुजरात और राजस्थान से। एक और बात कि यही वो जगह है जहां पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं और इनमें से बहुतों की रिश्तेदारियां भारत में हैं। तो अब देखिए कि सिंध के प्रदर्शन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो पाकिस्तानी सरकार असहज तो है ही और दुनिया सिंधियों के बारे में थोड़ी बात कर रही है, और भारत में भी सिंधियों की तादाद कम नहीं है। इनमें से बहुत सारे हैं जो विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद उस पार से इस पार
चले आए थे। लॉकडाउन में आपने सबसे ज्यादा क्या किया? वेब सीरीज देखी, दोस्त रिश्तेदारों से फोन पर बातें की, या खूब सोशल मीडिया चलाया? यह सब पॉसिबल हुआ हाई डेटा स्पीड से। यह बात बताई है ऐप एनी के स्टेट ऑफ मोबाइल 2021 की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट यह बताती है कि बीते साल किन एप्लीकेशंस का यूज बढ़ा और किन एप्लीकेशंस को भारतीयों ने और दुनिया भर के लोगों ने सबसे ज्यादा चलाया। इस रिपोर्ट के बारे में पूरी विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे। प्रतीक, ये बताइए कि 2020 में लॉकडाउन के चलते इंटरनेट यूज तो बहुत हुआ, ये तो हमें पता ही है। आंकड़ों में बताइए, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, साल 2020 में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर में 218 बिलियन नए ऐप्स डाउनलोड किए गए हैं। 2019 के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें से चीन 96.2 बिलियन के साथ सबसे आगे रहा। वहीं भारत में ये आंकड़ा 24.27 बिलियन रहा। 7.6 बिलियन मोबाइल यूजर्स में से हर किसी के फ़ोन में लगभग 28 ऐप हैं। कुल मिलाकर जो यूज़र बेस है वो 2020 में कहीं ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, स्क्रीन टाइम को लेकर भी कुछ कहा गया है क्या? तो नितिन, स्क्रीन टाइम के आंकड़े भी बड़े ही हैं। भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में डिवाइसेस पर बिताने जाने वाला समय में 39.4 की बढ़ोतरी देखी गई है। लोगों ने 2019 में एवरेज 3 घंटे से ज़्यादा का समय अपने फ़ोन पर बिताया है। वहीं 2020 में 4.5 घंटे फ़ोन पर बिताए। इस लिस्ट में 5 घंटे से ज़्यादा के साथ इंडोनेशिया टॉप पर है और इसके बाद ब्राज़ील है, जहां लोगों का 4.5 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम रहा। एक चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि 2020 के सेकेंड हाफ में अमेरिका में लोगों ने अपनी डिवाइसेस के सामने ज़्यादा समय बिताया। उन्होंने टीवी के सामने रोज़ 3.5 घंटे से ज़्यादा की तुलना में 4 घंटे डिवाइसेस को दिए हैं। ये बताइए, इंटरेस्टिंग भी है, किन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है? तो नितिन, लॉकडाउन के समय में मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ हर चीज़ के लिए होने लगा था, फिर वो एजुकेशन हो या बिजनेस हो। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, लोग कनेक्ट होने के लिए जूम, वेबएक्स और गूगल मीट जैसे बिजनेस ऐप्स पर शिफ्ट हो गए। अकेले इंडिया में बिजनेस ऐप्स पर बिताया गया समय तीसरे क्वार्टर में एंड्रॉयड फ़ोन पर 3 बिलियन घंटे तक पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स की यूसेज भी बढ़ी है। चीन को छोड़ दें तो दुनिया में यूट्यूब सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना। सोशल मैसेजिंग के बारे में आपको बताऊं तो भारतीयों ने हर महीने 21.3 आवर्स यानी 21.3 घंटे व्हाट्सएप पर बिताए हैं। लोगों ने 17.1 घंटे फेसबुक पर और 9.8 घंटे इंस्टाग्राम पर हर महीने बिताए हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में इतना ही। हमें कुछ भी लिखकर भेजना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम उपलब्ध हैं। फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, वहां पर भी अपनी राय रख सकते हैं। तारीफ हो बुराई हो, कुछ भी कीजिए, हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।